नमस्कार। न्यूज़ टाइम्स विमर्श में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। विमर्श में आज चर्चा उत्तराखंड आपदा की। उत्तराखंड की प्राकृतिक आपदा पर चर्चा के लिए हमारे बीच आज उपस्थित हुए हैं लखनऊ विश्वविद्यालय के भू विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर अजय मिश्रा जी। अजय मिश्रा जी, आपका इस चर्चा में स्वागत है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। अजय मिश्रा जी से आज हम जानेंगे कि उत्तराखंड में जो ग्लेशियर का स्खलन हुआ है, इस ग्लेशियर टूटा है, इसके कारण क्या है। पहले एक नज़र उत्तराखंड की इस आपदा पर डालते हैं। उत्तराखंड में रविवार को चमोली जनपद में नंदा देवी पर्वत की तलहटी से एक बड़ा ग्लेशियर टूटकर ऋषि गंगा नदी में गिरा, जिसके कारण बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। लगभग 150 लोगों के जान जाने की उसमें आशंका व्यक्त की जा रही है। हालांकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने, आईटीबीपी ने लगभग 25 लोगों की जान बचाई है। अभी तक 15 लोगों के शव मिले हैं। इस घटना का कारण क्या है, ये घटना इस समय क्यों हुई, इन सब विषयों पर अजय मिश्रा जी से जानते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो समय ऐसा है कि सर्दी है और इस समय ये ग्लेशियर का पिघलना एक आश्चर्यजनक घटना है, तो आपको क्या लगता है कि क्यों घटित हुआ होगा? नहीं, देखिए, पहले आपको ये हम लोग समझ लें कि ये जो घटना घटी है ये नंदा देवी की पर्वत श्रृंखला में है। नंदा देवी को पहले से ही उत्तराखंड में बायो रिजर्व के नाम से जाना जाता है। इस पर्वत श्रृंखला के जो पास में नंदा देवी भारतवर्ष में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इस पर्वत श्रृंखला के चारों ओर करीब 8 ग्लेशियर्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा ग्लेशियर जो है वहाँ है त्रिशूल जी। रेमनी है और छोटे मोटे करीब इस तरीके मिला के 8 ग्लेशियर्स उस वैली में आते हैं। सबसे बड़ा, अगर और दाईं तरफ हम चले जाएं नंदा देवी के, नंदा देवी को अगर अपने सामने आप रखें और दाईं तरफ बढ़ें तो सबसे बड़ा ग्लेशियर वहाँ है मिलाम। मिलाम से जब इधर आएंगे तो ये एक 8 ग्लेशियर्स का बहुत बड़ा चंक है जो एक दायरे में समेटे हुए हैं। और अगर लेफ़्ट साइड में और आ जाएं तो ये द्रोणागिरी पर्वत का द्रोणागिरी ग्लेशियर है। तो ये एक ग्लेशियर की पूरी चेन है, ये ओवरऑल पीछे की तरफ से कनेक्टेड है। अब सवाल ये है कि आप ये पूछ रहे हैं कि इस समय क्यों ऐसी घटना हुई। देखिए, ग्लेशियर्स में जो आइस होती है, मैंने द्रोणागिरी पे भी काम किया है, मैंने गंगोत्री पे भी काम किया है, मेरे पास पिक्चरें भी हैं जो मैंने स्वयं खींची हुई हैं, और किस तरीके से बर्फ़ टूटती है ग्लेशियर्स की और क्यों टूटती है, ये भी एक रीज़न है। तो पहला रीज़न ये है कि ग्लेशियर में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है उसका आस्पेक्ट। आस्पेक्ट का मतलब कौन सा फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है। इसका मतलब ये है कि अगर जैसे हम कहते हैं कि कोई ग्लेशियर नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट फेसिंग है, इसका मतलब क्या है, दोनों तरफ उसको सन की पावर मिलेगी। मतलब सन की रेज, अगर सन निकलेगा तो उस पर धूप जरूर पड़ेगी। ठीक, तो वो क्या करता है, आइस का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाता है। ठीक है, पहली बात तो ये। तो आस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्लेशियर। और जहाँ तक ये ऋषि गंगा कैचमेंट का सवाल है, ये पूरा कैचमेंट जो है वो ईस्ट वेस्ट फेसिंग है। ईस्ट वेस्ट फेसिंग, हाँ, मतलब दोनों तरफ से, वेस्ट टू ईस्ट का इसका वो है, मतलब दोनों तरफ से इसको सन का जो इंसुलेशन है वो मिलता है। अगर सन छुप रहा है तब भी इसमें धूप जा रही है, और सन निकल रहा है तब भी इसमें धूप आ रही है। तो एक फैक्टर तो ये है, आस्पेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा फैक्टर ये है कि जब आइस जमा होती है तो उसमें बहुत सारे टेंशनल क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। ये टेंशनल क्रैक्स टाइम से बढ़ते रहते हैं, क्योंकि जो भी आइस हिमालय में जमा है वो बाई ऑल्टीट्यूड जमा है, ऊंचाई की वजह से जमा है। और जितना जितना आप ऊंचाई पे जाते जाएंगे तो अनस्टेबल स्लोप्स आपको मिलेंगे। वहाँ आइस अगर जमा है उसमें टेंशनल क्रैक डेवलप हुआ। और एक होता है ट्रिगरिंग फैक्टर, जैसे अभी मैं देख रहा था, न्यूज़ चैनल वाले बता रहे थे कि वहाँ पानी बरस रहा था और वेदर ठीक नहीं था वहाँ का। तो ये हर ग्लेशियर के स्नाउट के पास, स्नाउट वो एरिया होता है जहाँ उसका मुंह होता है।
वो ग्लेशियर का स्नाउट कहा जाता है। तो स्नाउट के पास हमेशा ऐसा रहता है कि वेदर बहुत वेरिएबल रहता है। सडन पानी बरसने लगेगा, सडन स्लीट निकलने लगेगी और सडन धूप खिल जाएगी। तो ये टेम्परेचर, अब जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ बाहर बैठे हैं, ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर 10 डिग्री है, आप कमरे में उठ के गए, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, 10:30 हो गया या 11 हो गया। तो ये जो माइन्यूट डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर है ये आइस को बहुत इफ़ेक्ट करता है। ठीक, एक और फैक्टर है, मान लीजिए ठंडा है, पूरा 0 डिग्री बर्फ़ जमी है, लेकिन हवा ऐसे क्षेत्र से आ रही है ग्लेशियर में जो उसमें टेम्परेचर है जो गर्म है, तो ये भी आइस को इफ़ेक्ट डालता है। ठीक, तो ये बहुत मल्टीपल ऑफ फैक्टर हैं जो ग्लेशियर को अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो टूटने पे मजबूर कर देते हैं। ठीक, पानी बरसा, टेंशनल क्रैक उसमें डेवलप है, पानी उसके क्रैक के अंदर चला गया, पता लगा ग्लेशियर का चंक जो है निकल गया, जहाँ से भी जाएगा। अब मैं आता हूँ, ये जो प्रेजेंट घटना आप लोग कह रहे हैं कि ग्लेशियर टूटा है, देखिए अभी मैंने न्यूज़ चैनल के माध्यमों से ही सुना है कि ग्लेशियर टूटा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इट्स ए पार्ट ऑफ ग्लेशियर। जब हैवी आइस जमा होती है, स्नोफॉल जब होता है तो ग्लेशियर पे हैवी आइस जमा होती है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो अगर वहाँ पर टेंशनल क्रैक्स डेवलप्ड हैं, क्रेवाइसेस स्प्ले हैं वहाँ पर, तो ये आइस उनके अंदर घुस जाती है। अगर पानी का मेल्टिंग हो गया, वहाँ पानी ऊपर से बरस रहा है, टेम्परेचर आइस का बढ़ रहा है, 0 से ऊपर हो रहा है, तो वो मेल्टिंग जो है वो अंदर अगर क्रेवाइस की चली गई तो वो ग्लेशियर का चंक तोड़ देगी। तो मेरे हिसाब से ये जो घटना है, जो लोग कह रहे हैं ग्लेशियर है, क्योंकि मैंने वहाँ विज़िट तो नहीं किया है, लेकिन जो मैं उस एरिया का भौगोलिक संरक्षण जानता हूँ, 8 ग्लेशियर हैं, जिसमें त्रिशूल ग्लेशियर एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है वहाँ पर, और उसी से मिलते जुलते छोटे छोटे बहुत सारे ग्लेशियर हैं। तो इट मे बी दैट कि एक टेंशनल क्रैक बहुत पहले से डेवलप रहा हो, ठीक है, और उसमें बरसात का पानी भरा हो या आइस मेल्टिंग से पानी भरा हो और टेम्परेचर किसी तरीके से बढ़ा हो, और वो एक हिस्सा टूट के ग्लेशियर का बह गया, उसने स्नो एवलांच पानी नीचे आया, उसने स्नो एवलांच कर दी। अब ग्लेशियर आइस में बहुत डेब्रीज होती हैं। अगर आप ग्लेशियर, अभी मैं दिखाऊंगा, मेरे पास तस्वीरें हैं स्नाउट की, आप देखेंगे कि खुद स्वयं देखेंगे कि कितना इसमें डेब्रीज होती हैं। तो अगर कोई भी आइस का चंक टूटेगा वहाँ से, तो उसमें लॉट ऑफ डेब्रीज होंगी, लॉट ऑफ सेडिमेंट होगा। तो वो सेडिमेंट ले आया, क्योंकि अनस्टेबल स्लोप था, तो जो पानी का एक, और आइस में पानी तो वॉल्यूम बहुत रहता है, तो वो पानी के साथ बह के डेब्री नीचे आ गई। और जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, अभी मैंने जो न्यूज़ चैनल में देखा है, एक बहुत बड़ा ऋषि गंगा में गॉर्ज है, बहुत नैरो वैली है। वो नैरो वैली होने की वजह से फ्लो बढ़ गया, पूरा चंक का चंक आपके, हालांकि जहाँ डैम जिसको बहाया है वो 23 किलोमीटर की दूरी पर है, एग्जैक्ट नहीं कह सकता, लेकिन ऐसे 20 से 23 किलोमीटर की दूर पर जो आप डैम बना रहे हैं, और पीछे उसके बहुत ही नैरो वैली है, और उसके ऊपर आप जिसकी बात कर रहे हैं कि नंदा देवी, उसके ऊपर 8 ग्लेशियर है, समझ रहे। तो ये सिचुएशन वहाँ पर है। इसी सिचुएशन में, क्योंकि आप जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज जब होता है तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारे रेनफॉल पैटर्न पे। क्यों? क्योंकि रेनफॉल पैटर्न अगर आपका डिस्टर्ब हो गया तो जानिए आप हर चीज़ आपकी डिस्टर्ब है। तो जो हमारा, जो हम लोग भूगोल में 8वीं क्लास में पढ़ते हैं कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल मेंटेन हो, कि पानी उड़ा, वाष्प बना, बादल बना, पानी बरसा, नदियाँ बहीं, इसमें जमा हुआ, उसमें जमा हुआ, अगर ये डिस्टर्ब हो रहा है तो आप सोचिए क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हम लोग देख रहे हैं। अभी स्नोफॉल होने का कोई ऐसा बहुत बड़ा कारण नहीं है, लेकिन स्नोफॉल हो रहा है। अभी हुआ, मैदानी इलाकों में अलर्ट हो गया, अभी हम लोग, अच्छी खासी गर्मी हो रही थी, लेकिन अभी देखिए हम लोग सर्दी से, अचानक सर्दी से गुजर रहे हैं। तो ये जो क्लाइमेटिक शिफ्ट है, ये पहाड़ों पे बहुत से जो सन का इंसोलेशन है, जब हम ग्लेशियर के पैरामीटर्स नापते हैं तो एक तो क्लाइमेटिक पैरामीटर होते हैं, एक उस वैली के माइक्रो क्लाइमेटिक पैरामीटर्स होते हैं। माइक्रो क्लाइमेटिक पैरामीटर्स में हम विंड स्पीड, विंड टेम्परेचर और आवर ऑफ सनशाइन, क्या आस्पेक्ट है, कितनी देर किस स्पॉट पे सूर्य की किरणें पड़ती हैं और कितनी देर के लिए उस पूरी वैली में सूर्य चमकता है, ये सारा डेटा जो है हम लोग इकट्ठा करते हैं। तब हम लोगों को अलार्म करते हैं, लोगों को जगाते हैं कि देखो भाई,
अगर 4 घंटे सूर्य यहाँ चमकता है, धूप में ग्लेशियर पड़ता है, तो इतना चेंज होता है, इतने क्रैक्स होते हैं या इतना वो मेल्ट करता है। तो ये मोस्ट ऑफ मेरी समझ में जो है, तो ये एक कोई ग्लेशियर का आइस चंक टूटा है, टंक टूटा है बहुत बड़ा सा, और चूँकि उसमें डेब्रीज होती हैं, सेडिमेंट होता है, उसके अपने लोड और जो रास्ते में उसका लोड आया, वो पूरा लेके, चूँकि वैली बहुत नैरो थी इसलिए प्रेशर इतना ज़बरदस्त आया जो उसने डैम को बहा दिया। अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता, वैली थोड़ी चौड़ी होती, तो इतना इफेक्ट नहीं आता। ये मेरी समझ में अभी जो मैं कह सकता हूँ। हालांकि आपको परफेक्ट स्टडी तो जब भी मिलेगी जैसे सेटेलाइट पिक्चर्स हम देखें कि भाई पर्टिकुलरली कौन सा ग्लेशियर टूटा है, क्योंकि वहाँ पर नंबर ऑफ ग्लेशियर्स हैं, छोटे बड़े सभी हैं, जिसमें हमने जैसे बताया त्रिशूल जो है वो सबसे बड़ा ग्लेशियर है वहाँ का। तो ग्लेशियर की मॉनिटरिंग भी करते रहते हैं लोग। हमारे भारत सरकार ने भी, मैंने जैसे गंगोत्री पे काम किया, द्रोणागिरी पे काम किया, तो हम लोग यही देखते हैं कि गर्मी में कितना पीछे जाता है, कितना आगे आता है ग्लेशियर, इसका एक्यूमुलेशन जोन क्या है, कितना स्नो इसमें गिरता है, कितना जमा होता है। तो मेरे समझ में अभी जो मेरे हिसाब से आ रहा है कि टेंशनल क्रैक्स होते हैं नो डाउट आइस में, और वो टेंशनल क्रैक्स में या तो प्रेसिपिटेशन का पानी उसमें गया या मेल्टिंग का पानी उसमें बढ़ा, और अनस्टेबल स्लोप के कारण वो पूरा आइस का चंक टूट के आया वैली में। वैली नैरो थी, जितना उसमें सेडिमेंट था वो, और जो वैली का सेडिमेंट था वो, प्रेशर उसमें इतना डेवलप हो गया नैरोनेस की वजह से। चौड़ा होता तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, लेकिन वो इतना गॉर्ज वहाँ बना हुआ है तो उसने डैम को प्रोफेसर साहब, ये जो खतरा है, क्या ये बढ़ रहा है? इसकी कुछ हिस्ट्री बताइए कि पहले भी इस तरह से ग्लेशियर टूटते रहे हैं, और कब कब इस तरह के ग्लेशियर टूटने की घटनाएं हुई हैं? 1980 से के ऑनवर्ड अगर हम बढ़ते हैं तो बहुत सी स्टडीज़ ऐसी हो चुकी हैं कि लोग कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नो डाउट टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है। तो मैंने जैसे बताया कि हर ग्लेशियर, अगर कहीं ग्लेशियर बढ़ रहा है, उसका लेंथ ज़्यादा जा रही है, तो कहीं ग्लेशियर रिसीड भी कर रहे हैं, पानी कम भी हो रहा है, बर्फ़ कम भी हो रही है ग्लेशियर में। तो दोनों तरीके के फिनोमेना हम लोगों ने ऑब्जर्व किए हैं। ठीक, तो नो डाउट ग्लोबल वार्मिंग से, एंड ग्लेशियर इज़ द वेरी गुड इंडिकेटर ऑफ द टेम्परेचर, सबसे पहले इसी पे इफेक्ट आता है। तो ये घटनाएं इस समय ज़्यादा हो रही हैं। अब मैं आपको एक घटना बताता हूँ केदारनाथ की। केदारनाथ में क्या हुआ, ड्यू टू हैवी रेन, ट्रिगरिंग फैक्टर क्या था, हैवी रेन थी वहाँ पर। लेकिन हैवी रेन वहाँ के लोगों को पता था, 5-6 दिन से लगातार पानी बरस रहा था, और वहाँ पर जो केदारनाथ ग्लेशियर, चौराबाड़ी ग्लेशियर जिसको आप बोलते हैं, उसके नीचे एक लेक थी। हर ग्लेशियर के पास एक लेक होती है, क्योंकि मेल्ट वाटर जो है वो उसमें आगे जमा होता रहता, फिर वहाँ से रिवर अपना बनती है। बहुत से ग्लेशियर्स के पास लेक नहीं भी है, जैसे द्रोणागिरी ग्लेशियर के पास रिवर पूलिंग बहुत ज़्यादा नहीं थी, इसका पानी कहीं और से निकल रहा था। तो अगर लेक है, जैसे गंगोत्री में लेक नहीं है, फॉर द टाइम बिंग डेवलप्ड होती है, लेकिन उसके बाद वो पूरा भागीरथी रिवर सीधा फ्लो कर देती है। लेकिन क्योंकि स्लोप बहुत होता है, स्लोप ग्रेडियंट बहुत हाई होता है, तो पानी बहुत प्रेशर से, बहुत फोर्स से नीचे जाता है, और चूँकि आइस से मेल्ट करता है तो जितनी भी सेडिमेंट होता है, डेब्रीज आइस में बहुत बड़ी बड़ी होती है, तो वो उनको नीचे ले जाता है। तो ये एक कारण मेरी समझ में आ रहा है जो इस समय ये घटना घटी कि अचानक से जो हुआ, हैवी स्नोफॉल हुआ, उसके बाद पानी बरसा, क्रीवाइसिस ग्लेशियर्स में होते हैं, उसके अंदर ये पानी आपका गया, उसने आइस का टेम्परेचर बढ़ा दिया और वो टूट गया। ग्लेशियर की वजह से कितनी मानव आबादी प्रभावित होती है? उसके कहाँ कहाँ संवेदनशील क्षेत्र हैं हिमालय में जहाँ से ग्लेशियर कि जब केदारनाथ की आपदा आई थी तो मैं गया था वहाँ पर केदारनाथ में, केदारनाथ नहीं लेकिन मैं उत्तराखंड में, चूँकि मेरा ये द्रोणागिरी का प्रोजेक्ट था, तो मैं बद्रीनाथ का पूरा हाईवे और इधर घूमने गया था। एक्चुअली मैंने जो वहाँ सर्वे किया तो मैंने एक पाया कि जितने भी गांव बसे हैं उत्तराखंड में, वो बहुत हाइट पे बसे हुए हैं, और जो नए भी लोग बना रहे हैं वो भी हाइट पे बढ़ते चले जा रहे हैं। पहला तो एक ये हमको कुछ करना चाहिए कि जो आबादी है, जो रिहायशी गांव हैं, उनकी एक हमको हाइट तय कर देनी चाहिए कि इस हाइट के ऊपर जो है आप कोई बस्ती नहीं बसाएंगे, या जो बहुत ऊंचे हाइट पे पहले से बसे हुए हैं उनको किसी तरीके से नीचे की तरफ रिहेबिलिटेट करना चाहिए। क्योंकि हम सभी को पता है कि अनयूजुअल क्लाइमेटिक इवेंट्स हो रहे हैं, कभी तो हमारे देश में तूफान आ जाता है, अनप्लीजेंट है,
कभी ग्लेशियर टूट रहा है, कभी नदी में बाढ़ आ जाती है। तो नो डाउट क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसकी कई वजह हैं। वो भी अगर कभी क्लाइमेट चेंज पे आपको स्टोरी लें तो मैं बताऊंगा कि कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं जो क्लाइमेट को चेंज कर रहे हैं और उनका इफ़ेक्ट कहाँ कहाँ हमको दिख रहा है, हमको दिख भी रहा है। हम अनयूजुअल वेदर देख रहे हैं हर जगह, ये उसी का असर है। तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो इसमें जो हमारी हिमालय से रिलेटेड या हिमालय के आसपास की आबादी क्षेत्र है, उसको ऊंचाई का ध्यान बहुत रखना चाहिए, क्योंकि वन भी कम हो रहे हैं। और जैसे मैंने कहा अभी, आस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए। जितना हिमालय का सदर्न एरिया है, सदर्न फेसिंग जो भी हिमालय स्लोप है, वहाँ देख लीजिए आप, वेजिटेशन बहुत कम है, क्योंकि सूर्य की किरणें नहीं जब आती हैं, पानी बहुत कम वहाँ बरसता है। नॉर्दर्न फेसेस जो हैं बड़ा हरे भरे हैं, सब हो रहे हैं, तब वहाँ काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो ये आस्पेक्ट का, अब चूँकि हम भाई डेवलपमेंट भी होना है, हमेशा ये बहस होती रहती है कि भाई तो क्या डेवलपमेंट ना करें, सड़क ना बनाएं, डैम ना बनाएं, ये भी हमको करना है। ये भी एक माना जाता है कि क्या ये निर्माण जो कार्य जो चल रहे हैं उत्तराखंड में, नहीं, इसको हम लोग अभी कहते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी, कि हमारे जो एंथ्रोपो मतलब जो आदमियों के द्वारा एक्टिविटी हो रही हैं। जैसे हाँ, जैसे अभी उत्तराखंड में लोगों ने प्रपोज किया था कि इतनी चौड़ी सड़क नहीं बताई, थोड़ी सी कम कर दीजिए। तो एक ये भी क्राइटेरिया है कि भाई डेवलपमेंट भी हमको करना है, लेकिन नेचर से कंप्रोमाइज़ करके करना है डेवलपमेंट। अगर नेचर से कंप्रोमाइज़ हम नहीं करेंगे तो नेचर तो उसका हमारा घर जहाँ का, ये मान लीजिए हम छोड़ कर 20 साल बाद आएँ तो हम आएंगे तो अपने घर में, आपने मान लीजिए कोई रिवर का बेड ले लिया, उस पर अपना मकान बना दिया, मान लीजिए रिवर में पानी ज़्यादा आ गया तो कहाँ जाएगा, अपने घर ही में आएगी लौट के, तो वो आपको घर को बाहर ले जाएगी। तो एग्जैक्टली कहने का मतलब मेरा ये है कि डेवलपमेंट करना है, डेवलपमेंट बिल्कुल करना है, लेकिन आप जो हैं उसको जो है नेचर से कंप्रोमाइज़ करके हमको करना है। नेचर के ऊपर चढ़ के नहीं करना, नेचर को दबा के नहीं करना, नेचर से कंप्रोमाइज़ करके करना। अच्छा भाई ठीक है, यहाँ हम ये पहाड़ नहीं तोड़ सकते, चलो ठीक है नहीं तोड़ेंगे, नहीं हमको यहीं से सड़क जानी है, हमको यही पहाड़ तोड़ना है, तो वो थोड़ा सा मेरी समझ में नहीं आती है बात। ठीक है, तो हम कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, भाई चलो हम इधर की सड़क जो है थोड़ी लंबी कर लेंगे, इधर से उधर को कर लेंगे, उधर से उधर बढ़ा। तो डेवलपमेंट और ये चीज़ें हमको इस समय बहुत ध्यान रखनी है, क्योंकि ऐसा प्रेडिक्शन है साइंटिस्टों का, ऐसी स्टडीज़ हो चुकी हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ड्यू टू उससे हमारा रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब्ड है, वनस्पति हमारे पास कम हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम डेवलपमेंट हर जगह कर रहे हैं, आबादी बढ़ रही है। तो ये सब फैक्टर्स को हमको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अभी केदारनाथ की आपदा में हम लोग देख चुके हैं। अब मैं ऑफ द रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, इसको अदरवाइज़ न लिया जाए। जैसे ऋषिगंगा प्रोजेक्ट चल रहा है, अब पता नहीं इसकी स्टडी किसने करी, आई डोंट नो, 8 ग्लेशियर बिल्कुल उसके ऊपर लगे हुए हैं। ठीक है, इतनी नैरो गॉर्ज है, आप वहाँ डैम बना रहे हैं, इतना नैरो गॉर्ज में अगर पानी भरेगा, झील बनेगी डैम के पीछे, अब पता नहीं उसका तो 8 ग्लेशियर का आ सकता है पानी वहाँ। पानी तो पानी कहाँ जाएगा, पानी को आप नहीं रोक सकते, आप हर चीज़ को दुनिया में रोक सकते हैं, पानी को आप कहीं नहीं रोक सकते। वहाँ शायद प्राकृतिक झील है भी नहीं, कोई झील है नहीं। तो ये हमको थोड़ा सा एक ध्यान रखना चाहिए, कभी मतलब प्रोजेक्ट कोई बनाए डेवलपमेंट करते समय, तो एक उस एरिया की, और देखिए अगर किसी चीज़ का नेचर आप समझ लें, मैं आपका नेचर अगर समझ लूँ तो मैं आपको डील कर लूँगा, मैं आपसे अच्छे से बात करूँगा। तो हमको समझ लेना चाहिए कि हमारे एरिया की प्रकृति का क्या नेचर, प्रकृति की भी नेचर को समझ के पर्टिकुलर क्षेत्र उस हिसाब से डेवलपमेंट आप, मेरा कहने का मतलब है। तो मेरा जहाँ तक मोटी मोटी बात पे हम आ जाते हैं कि ये आपने जैसे पूछा कि ये क्यों हुआ हादसा, तो मेरे हिसाब से हादसा ये इसलिए हुआ क्योंकि आइस वहाँ जमा है, स्नोफॉल हो रहा था वहाँ पर, स्नोफॉल अभी भी हुआ, हैवी स्नोफॉल हुआ, एक रीज़न ये। दूसरा, प्रेसिपिटेशन की वजह से जब आइस मेल्ट हुई तो वो क्रेवाइसिस डिस्प्ले में चली गई, टेंशनल क्रैक्स में भर गई, और उसने जो है वहाँ मेल्ट हुई, और मेल्ट करके आपका ये चंक तोड़ दिया ग्लेशियर, और वहाँ से सेडिमेंट बहा के ले आया नीचे, क्योंकि बहुत नैरो गॉर्ज था, इसलिए सीधा इम्पैक्ट उसका डैम पर हुआ। स्पीड बहुत ज़्यादा थी। हाँ, स्पीड इसलिए हाई ग्रेडियंट है, हिमालय में तो हमेशा हाई ग्रेडियंट है, हाई ग्रेडियंट की वजह से वो एकदम से नीचे आया और डैम पे जाकर, अगर चौड़ी रिवर वहाँ पर होती तो इतना इम्पैक्ट थोड़ा कम होता, लेकिन चूँकि बहुत गॉर्ज है नीचे एकदम, तो उसका इम्पैक्ट आपको डैम पर देखने को मिला।
ये मेरा ऐसा मानना है। अभी स्टडीज़ आएंगी, आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हुआ एग्जैक्टली, लेकिन ये है वही स्नो एवलांच और ग्लेशियर टूटने का। उत्तराखंड आपदा पर ग्लेशियर टूटने की जो घटना हुई है उत्तराखंड में, उस पर आज हमने चर्चा की प्रोफेसर अजय मिश्रा जी से और जाना कि उसके तकनीकी कारण क्या है। प्रोफेसर मिश्रा ने इस पे बड़े विस्तार से बताया कि क्या क्या तकनीकी कारण होते हैं ग्लेशियर टूटने के और ख़तरे क्या हैं। इसके साथ ही प्रोफेसर मिश्रा ने हमें ये भी बताया कि कैसे हम इन खतरों से बच सकते हैं। आपका सुझाव है कि जो भी विकास कार्य हों और पर्वत श्रृंखलाओं में जो भी कार्य किए जाएं, वे सब प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाकर किए जाएं, प्रकृति की स्थिति का सम्मान करते हुए किए जाएं। ये महत्वपूर्ण वार्ता आज हमारी प्रोफेसर मिश्रा के साथ हुई। हम प्रोफेसर मिश्रा को आज की इस वार्ता के लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और फिर अगली बार फिर किसी विषय पर, विशेष रूप से जलवायु परिवर्तन के विषय पर प्रोफेसर मिश्रा के साथ फिर वार्ता करेंगे। आज की इस वार्ता को यहीं विराम देते हैं। मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूं और प्रोफेसर मिश्रा को एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। आपका बहुत बहुत